नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीटर जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शिनी, मेरे सहयोगी हैं सिमरनजीत। तो सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा पहला मीटर? जी देखिए प्रेमा, आज का हमारा जो पहला मीटर है वो हमें भारत और फ्रांस के बीच में कुछ बड़े समझौते हुए हैं उसके बारे में है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं और उसी में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन जो है उनके बीच में कुछ स्तरीय बैठक हुई है। उसमें काफ़ी सारी बातों के ऊपर बातचीत हुई, कई सारे मुद्दों पर सहमति बनी, जैसे कि दोनों देशों में 20 से अधिक जो समझौते हैं उन पर सहमति बनी है, जिसमें रक्षा हो गया, मिसाइल निर्माण हो गया, उसके अलावा एआई हो गया, इनोवेशन हो गया और ऐसे ही सारे जो इंटेलिजेंस के मुद्दे हो गए उनके ऊपर सहमति बनी है। और ये काफ़ी बड़ी खबर दोनों देशों के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी। सिमरनजीत, जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे समझौते हुए, तो इस बैठक में मुख्य समझौते कौन-कौन से हुए हैं? जी देखिए, इस बैठक में जो मुख्य समझौते हुए वो एक हैमर मिसाइल जो है उसका जो संयुक्त निर्माण किया जाएगा, उसका उत्पादन होगा और मेक इन इंडिया इंडिया के ऊपर इसमें फ़ोकस रखा गया है। उसके अलावा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और साथ में फ्रांस की है सफ़्रान, ये दोनों जॉइंट वेंचर में इस मिसाइल को बनाने वाले हैं। उसके साथ में ही एक हेलीकॉप्टर का भी निर्माण होने वाला है, जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई तक जा सकेगा, क्योंकि अगर माने तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई है 8,848, उस ऊँचाई तक जाने का एक हेलीकॉप्टर है। उसका निर्माण करने के लिए दोनों जो देश हैं, वो संयुक्त तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। जी। सिमरनजीत, इस बैठक में एआई और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर क्या खबर है? जिसमें एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफ़ी सारी खबरें हैं। उसके अलावा दोनों देशों में जब सहमति बनी है, तो दोनों देशों में संयुक्त जो सैन्य टेक्नोलॉजी है, वो भी ये शेयर करेंगे आपस में, उसको लेके भी बात हुई है। हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, उसको लेके भी बातचीत हुई है। साथ ही में जो दोनों देशों का रक्षा समझौता है, जो सहयोग समझौता है, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। और एआई टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो स्टार्टअप है, जो डिफेंस की चीज़ें हैं, उसमें एआई का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेके दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है, उसको लेके बातचीत होगी। उसके अलावा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर साझेदारी है। साथ ही में जो इंटेलिजेंस है या जो उभरती हुई टेक्नीक है, क्योंकि रिसर्च हब जो है उसको विकसित करने का पूरे तरीके से इसमें प्लान किया गया है, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों ही बड़े देश हैं और दोनों एआई को लेके और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी। सिमरनजीत, क्या यूक्रेन और गाज़ा पर भी कोई संयुक्त बयान सामने आया है? जी देखिए प्रेमा, जो गाज़ा और यूक्रेन है, दोनों में काफ़ी लंबे समय से दोनों इलाकों में वो मत जो लड़ाई है वो चल रही है और इससे पूरी दुनिया के ऊपर किसी न किसी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। तो उसी में पूरा विश्व इस समय यही चाह रहा है कि वो जो युद्ध है एक तरीके से रुके और वापस से शांति बहाली हो। तो इसी में कहा गया है कि यूक्रेन में भी कूटनीतिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए और जो गाज़ा है वहाँ पर भी जो भी मानवीय सहायता है या जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब दी जाएँगी और वहाँ पे भी जल्द से जल्द जो 2 समस्या है सबका। राज्यों का जी। वो समाधान है, वो जी, होना चाहिए। समर्थन जी। जताया जाए। आगे बढ़ते हुए हमारा सेकंड मीटर क्या कहता है सिमरनजीत? प्रेमा, जो हमारा सेकंड मीटर है वो हमारा स्पोर्ट्स की जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो एक काफ़ी बड़ी टीम मानी जाती है क्रिकेट के लिहाज से, वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। बाहर भी ऐसी हुई है कि वो सुपर 8 से ही बाहर हो गई है और ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया। जी। आप जैसे बता रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है, तो आखिर कैसे टूटा है ऑस्ट्रेलिया का सपना? देखिए प्रेमा, ऑस्ट्रेलिया का जो सपना है वो टूटने में कई सारे महत्वपूर्ण जो अहम है वो कारण रहे हैं। इसमें अगर मैं बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्ले करने की, जो खेलने की जो तरीका है उनका, जो तकनीक है वो सही नहीं चली है अभी तक, क्योंकि इसमें अगर देखें शुरुआत से ही जो टीम है वो पूरे तरीके से फ़ॉर्म में नहीं चल रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच भी बड़ी मुश्किल से जीती है, उसके बाद में अगले मैच अपने हारी है ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया हारी है। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं इस टूर्नामेंट में पूरे तरीके से मजबूत बनकर उभर कर सामने नहीं आई है। उसी में अब हुआ क्या है, कल एक मुकाबला होना था आयरलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया यही उम्मीद लगा रखा था कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो कि आयरलैंड जो है वो ज़िम्बाब्वे को हरा दे। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि बारिश आ गई और बारिश की वजह से वो मैच रद्द हो गया, शुरू नहीं हुआ। तो ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। उसके बाद में हुआ क्या, जो ज़िम्बाब्वे है, ज़िम्बाब्वे 5 पॉइंट के साथ ऊपर चला गया और ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट पे ही रह गई है। तो अब यहाँ पर ये स्थिति बनी है कि जो श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे है वो बी ग्रुप से क्वालीफाई कर गए हैं सुपर 8 के लिए और ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से अब टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस बड़े उलटफेर से टी20 वर्ल्ड कप में क्या स्थिति बनेगी सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, इस पूरे जो उलटफेर हुआ है इससे टी20 वर्ल्ड कप में एक नई चीज़ ये है कि कुछ नई टीमों को सुपर 8 में और क्वालीफाई करने का जो क्वालीफायर मैच होंगे, सेमीफाइनल होंगे, उसमें नई टीमों को जाने का मौका मिला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी अगर बड़ी टीम बाहर हो जाती है, तो वो जो पूरे समीकरण है आगे आने वाले मैचों के, वो एक तरीके से बदल जाते हैं। जी। सिमरनजीत, क्या है पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पे है?
प्रेमा देखिए, पाकिस्तान के ऊपर अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान जो है वो भी ज़्यादा अच्छी फ़ॉर्म में नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडिया से अभी जो पिछला मैच हुआ है 15 तारीख को, उसमें पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा है। उससे पहले ही पाकिस्तान का जो मैच था उसमें ही पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो बामुश्किल जीता है। और अभी भी जो पाकिस्तान का मैच होना है, अगर पाकिस्तान इसमें हार जाता है या जो नामीबिया के साथ मैच है, तो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलें अभी लगातार जो है वो मंडरा रही हैं। लेकिन भारत के लिहाज से भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि भारत क्वालीफाई कर गया है। भारत के 3 मैच हुए और तीनों के तीनों जो मैच हैं वो भारत अब जीत चुका है। और भारत पहले से ही सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुका जी, है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा तीसरा मीटर सिमरनजीत? जी देखिए प्रेमा, जो तीसरा मीटर है, तीसरे मीटर में जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ से बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से जो सत्ता से जुड़ी हुई चीज़ें उसको लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या वहाँ पर चल रही थी और अंदर ही अंदर पूरे देश में लड़ाई का माहौल था और सत्ता भी वहाँ पर जो है पलटी हुई, तख्ता पलट भी हुआ है एक तरीके से मैं कहूँ तो। और इन सारी चीज़ों में वहाँ पर जब अब आम चुनाव हुए दोबारा से, जो बीएनपी की तरफ से वहाँ पे चेहरा थे तारिक रहमान, वो बड़ी बहुमत से जीत कर आए हैं और कल यानी कि 17 तारीख को उनकी जो प्रधानमंत्री के रूप में है ताजपोशी, वो भी हो चुकी है। तो तो जी। सिमरनजीत, शपथ ग्रहण समारोह में भारत से कौन शामिल हुआ है? जी, शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ है उसमें पहले तो बड़ी बात ये रही कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तारिक रहमान को बुलाया, आमंत्रित किया और उनके पास बहुमत था, उन्होंने उसे साबित किया और प्रधानमंत्री पद की शपथ हुई। इसमें भारत की तरफ से जो ओम बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पर तारिक रहमान से मुलाकात की। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से उन्हें पत्र भेजा था, वो उन्होंने जाके तारिक रहमान को सौंपा। इसके अलावा मालदीव और अन्य जो कुछ देश हैं, उनसे भी लोग वहाँ पर जाके शामिल हुए हैं। सिमरनजीत, इस पर विपक्षी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए प्रेमा, इस पे जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वहाँ पर बांग्लादेश में अभी भी स्थिति पूरे तरीके से नॉर्मल मैं कहूँ तो नहीं हुई है, सही नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर दिक्कतें लगातार चल रही है। और जो वहाँ की विपक्षी पार्टी है, वो भी इस पे लगातार अपना जो विरोध है जता रही है। जो जमायत-ए-इस्लाम वहाँ की पार्टी है, वो लगातार ये बोल रही है कि अगर कुछ गलती होती है तो वो दोबारा प्रदर्शन करेंगे, सही तरीके से सरकार चले। ये सारी जो चीज़ें उसको लेकर वहाँ पर अभी भी जो परेशानियाँ हैं वो उसी तरीके से वहाँ पर वहाँ की सरकार के सामने अभी तक खड़ी हुई हैं। जी। सरकार बनने के बाद भी इतना तनावपूर्ण माहौल क्यों है? देखिए प्रेमा, वहाँ की जो सत्ता है वो अभी एक तरीके से स्थिर नहीं चल रही है, वहाँ पे स्थिरता नहीं आई है, क्योंकि उथल-पुथल है। 2024 के बाद से अगर मैं कहूँ तो 2024 के बाद से ही, जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, तब से ही कुछ न कुछ वहाँ पर परेशानियाँ बांग्लादेश में लगातार चलती आ रही हैं। वहाँ पे कुछ संवैधानिक सुधार हैं, उनको लेकर जो है आवाज़ें उठ रही हैं। उसके अलावा कुछ राजनीतिक मामले हैं, उनको लेके वहाँ पे लड़ाई चल रही है और कुछ धर्म के हिसाब से वहाँ पे विवाद चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेके वहाँ पे लगातार परेशानियाँ बनी हुई हैं बांग्लादेश में। जी। सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा चौथा मीटर? जी, चौथे मीटर में प्रेमा जो है, अभी कुछ समय पहले बारामती में विमान हादसा हुआ था, जिसमें जो हमारे अजीत पवार थे, उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने अपनी जान गँवा दी और उनके अलावा 4 अन्य लोग भी जो हैं उसमें उनकी भी जान गई। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें हुआ क्या कि जो एएआईबी है, उसने अभी ब्लैक बॉक्स जो है उसका रिकवर हुआ। उसके बाद में उसमें जो भी रिकॉर्डिंग थी, जो हमारा ब्लैक बॉक्स में से उस समय दौरान उसमें हादसे से पहले क्या हुआ, वो सारी चीज़ें, वो जो रिकॉर्डिंग है वो रिकवर की गई है। लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया कि रिकॉर्डिंग में हुआ क्या है। वो सारी चीज़ें जो अभी धीरे-धीरे सामने वहाँ पे आएँगी। सिमरनजीत, एएआईबी ने और क्या बताया है? देखिए, एआईबी ने बताया कि जो सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, वो जो होता है उसमें अभी तक जो ब्लैक बॉक्स था वो पूरे नहीं तरीके से तहस-नहस हो चुका था, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसमें बहुत कम चीज़ें बची और जो चीज़ें बची हैं उसमें से मुश्किल से जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आ पाई है। अब उसमें भी ये है कि वो रिकॉर्डिंग को निकालने के लिए जो उच्च तकनीक है उसका सहारा लिया गया है, क्योंकि जो भी चा सारी चीज़ें थी वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इसके ऊपर अभी जो विपक्ष है, सरकार है, उसकी भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। जी। इस जानकारी से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हलचल है सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, इससे महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें अजीत पवार के निधन के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल देखने को मिली है। उसमें हुआ ये है कि अजीत पवार के निधन के बाद में उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनको वहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में ये जो हादसा हुआ इसको लेकर बंगाल तक से ममता बनर्जी आवाज़ उठा रही हैं कि इसकी जो जाँच जाँच होनी है वो चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और
महाराष्ट्र से भी लगातार आवाज़ें उठ रही हैं और विपक्ष कह रहा है कि इसकी मांग पूरे तरीके से, और हालांकि सरकार भी कह रही है कि पूरे तरीके से सही इसमें जो है हम जांच सीबीआई के जांच हिसाब होनी से चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और हम सही तरीके से आगे बढ़ भी रहे हैं। और वहीं पे शरद पवार की पार्टी के एक विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने भी कहा है कि जो ब्लैक बॉक्स है भीषण आग के धमाकों से सुरक्षित बच सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं बच सकता। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा भी एक बयान है जो स्टेटमेंट है सामने हाँ। आया है। जी। बारामती विमान हादसे में बड़ा खुलासा, ब्लैक बॉक्स जला या बचा, एएआईबी का दावा और विपक्ष के सवाल, क्या सच्चाई सामने आएगी या राजनीति गरमाएगी? आगे बढ़ते हुए क्या कहता है सिमरनजीत, हमारा 5वां मीटर। प्रेमा देखिए, हमारा जो 5वां मीटर है उत्तर प्रदेश में जो है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो हाई स्कूल इंटर परीक्षा है वो आज से चालू हो जाएगी। इसमें लगभग 53 लाख से जो ज़्यादा छात्र हैं वो शामिल होंगे परीक्षा में, और उत्तर प्रदेश जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट हैं वो सब, और जो पूरा प्रशासन है वो एक तरीके से अलर्ट मोड में चला गया, क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा एक जो बड़ी चुनौती सभी के सामने वो नकल रोकने की, तो नकल को लेके भी और पूरे तरीके से जो एग्ज़ाम है उसमें पारदर्शिता हो, इसको लेके जो पूरा प्रशासन है वो लगा हुआ है और कड़ी जो निगरानी है वो रखी जा रही है। जी। सिमरनजीत, प्रदेश भर में इसको लेकर क्या क्या बारीक तैयारी की गई है? जी देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो बारीक तैयारियाँ की गई हैं उसमें जो एग्ज़ाम है वो पहले तो 2 हिस्सों में होगा, जो एक पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में। तो जो पहली शिफ्ट है वो सुबह 8:30 बजे से लेके 11:45 तक रहेगी, और जो दूसरी शिफ्ट है वो दोपहर में होगी, जो 2 बजे से 5 बजे के 15 मिनट तक होगी। तो ये 2 हिस्सों में एग्ज़ाम होगा। और जो पूरा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इसको लेके जो तैयारियाँ हैं वो पूरे बड़े लेवल पे की जा रही हैं। इसमें जो प्रदेश में कुल 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अगर मैं उसको और थोड़ा-सा डिवाइड करके बताऊँ तो 596 जो हैं वो राजकीय विद्यालय हैं। उसके अलावा 3453 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और 3984 जो हैं वो स्व-वित्त पोषित विद्यालय जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जी। और जो इस बार कुल जो छात्र-छात्राएँ परीक्षा में बैठेंगे, उनमें से 52,42,235 जो हैं वो संस्थागत परीक्षार्थी हैं। उसके अलावा 95,543 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो कि व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। जी। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भी इसमें बात है, तो हाई स्कूल के जो छात्र इसमें शामिल होंगे, जो पूरे लगभग 53 लाख के आसपास छात्र हैं, उसमें हाई स्कूल के लगभग 27.5 लाख और इंटरमीडिएट के लगभग 26 लाख के आसपास ऐसे ये पूरे छात्र हैं, जो कि 53 लाख का पूरा आंकड़ा इसमें बन रहा है। सिमरनजीत, इस बार बताया जा रहा है कि छात्रों की संख्याएं कम बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल, इस बार जो है छात्रों की संख्याएँ वो पहले के मुकाबले कम बताई जा रही हैं, और पूरा जो प्रदेश है उसको भी संवेदनशील हिस्सों में कुछ जो ऐसे हिस्से हैं, 18 ज़िले हैं जिन्हें मैं कहूँ वो संवेदनशील माने गए हैं। जिसमें आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ है और ऐसे कई ज़िले हैं, और इनमें भी 222 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिन्हें अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है, और 683 ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। सिमरनजीत, नकल को लेकर क्या सख्ती बरती गई है? इस बार क्या इंतजाम किया गया है? देखिए प्रेमा, नकल को लेकर लगातार कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया का, क्योंकि ज़माना है, वो वायरल होते हैं। बिहार से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं कि परीक्षा में छात्र बैठे हुए हैं और खुले तौर पर वहाँ पे नकल हो रही है। जो टीचर हैं वो भी वहीं पर घूम रहे हैं, कोई मोबाइल से देख रहा है, कोई बाहर से बता रही, सारी वीडियो लगातार वायरल होती रहती है। तो इसको लेके अब जो कड़ी निगरानी वहाँ पर रखी जाएगी, वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर लगाए जाएँगे, साथ में सीसीटीवी भी लगाए जाएँगे, ताकि जो पूरी परीक्षा है उसके ऊपर नज़र बना के रखी जा सके। और साथ में 1210 सेक्टर और 427 जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। 69 मंडलीय और 440 जो जनपदीय सचल दल हैं उनको भी गठन उनका यहाँ पर किया जाएगा। सिमरनजीत, इस बार छात्रों को लेकर क्या खास इंतजाम किया गया है? देखिए, छात्रों के लिए इस बार कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। उसमें जो अब की बार जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ यानी कि आंसर शीट होंगी वो 4 रंगों में आएँगी, 4 कलर की होंगी। उसके अलावा एक रिज़र्व क्वेश्चन पेपर का सेट भी रखा गया है, जो आपका प्रश्न पत्र है, और जो चेकिंग है वो अब की बार कड़ी होने वाली है, एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग होएगी, और सही तरीके से कि उसमें कोई बाद में खामी ना बचे चेकिंग में, वो भी की जाएगी। और जो पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ है, वो भी छात्रों को अपने साथ में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 6वां मीटर, सिमरनजीत? प्रेमा, जो छठा मीटर है वो दिल्ली में खबर जो पिछले 2 दिनों से मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, जो 3 तारीख का पूरा मामला है, जिसमें एक स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग लड़के ने, 17 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, उसने एक 23 वर्षीय जो साहिल है उसकी बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, और इसके अलावा एक जो टैक्सी है उसको भी टक्कर मारी है, उसमें जो चालक थे वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो इसी में अब जो मामला है ये पूरा चल रहा है, और
इसके अलावा जो वो नाबालिग था, जो ड्राइवर था, उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और एक बड़ी बात ये भी है कि जो गाड़ी थी उसके ऊपर पहले से तेला चलाना है, यानी कि और ओवर स्पीडिंग के भी कई चालान हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो ये पहली बार कुछ इसमें गलती हुई है, तो ये लगातार एक रूटीन था कि वो गाड़ी जाए और उससे ऐसी हाई घटनाएं स्पीडिंग हो हो रही रही है और हैं। घटना उससे होने के चांसेस थे पहले से। जी। ये तो वही बात हो गई कि बिना लाइसेंस के सड़कों पे दे दिया तो इससे घटनाएं तो होंगी ही। सिमरनजीत, आरोपी नाबालिग के पिता का क्या कहना है इस पर? देखिए, इस पूरी घटना के बाद आरोपी के जो पिता हैं, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि जो लड़का है उससे गलती हुई है, मैं उससे के लिए माफ़ी भी माँगता हूँ। उन्होंने माफ़ी माँगी है और लड़के की बेटे की नादानी बताई है। ये भी बोला है कि मैं उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं था जब ये घटना हुई, मैं बाहर था। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने सामने आकर कही हैं, मीडिया से अपनी बात कही है। जी। सिमरनजीत, इस केस में पीड़ित की मां ने क्या कहा है? देखिए, जो पीड़ित हैं, उसकी जो माता हैं, साहिल की जो माँ है, उन्होंने भी वीडियो अपना साझा किया है सोशल मीडिया पे। उसके बाद में लगातार मीडिया उनके पास जा रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है और जो माँ है, वो लगातार यही सवाल उठा रही हैं कि उनके बेटे की क्या गलती थी? अगर एक रईसज़ादा लड़का जो है, वो अपनी गाड़ी लेके निकला, इतनी ओवर स्पीडिंग में जा रहा है, नाबालिग है, तो अगर उससे वो उनका जो बेटा है, वो इस दुनिया से चला गया, तो उसके खिलाफ वो लगातार सख्त कार्रवाई की माँग कर रही हैं, उसको सख्त सज़ा की माँग उठा रही हैं। और उनका मानना है कि सिर्फ माफ़ी से कुछ नहीं होगा, जो कानून है वो अपना काम करे, कार्रवाई पूरे करे, तरीके से कार्रवाई करे। उनको जी। इंसाफ मिले। वो ये चाहती हैं कि जो उनके साथ हुआ है आगे किसी और के साथ ना जी, हो। बिल्कुल, किसी और के साथ वो घटना ना घटे। जी। सिमरनजीत, इस केस में मुख्य सवाल क्या उठते हैं? जी, देखिए, इस केस में कई मुख्य सवाल भी उठते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जो पुलिस ने जो व्हीकल एक्ट की धारा 199 ए है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके जो अभिभावक हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो भी एक तरीके से लापरवाही का मामला इसमें सामने आ रहा है। और मुख्य सवाल ये उठते हैं कि जो नाबालिग लड़का है उसके पास में चाबी कैसे गई? और जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी उसके ऊपर 13 चालान लगभग थे, तो उसमें भी बात ये है कि मतलब माता-पिता को पता था कि उसमें ये है, तो उनकी भी एक तरीके से लापरवाही इसमें सामने आ रही है। और अगर नाबालिग लड़का और इतनी हाई स्पीड में गाड़ी जा रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी नियम जो है उनका सख्ती से पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और सोशल मीडिया का जो क्रेज़ है वो इन दिनों इतना बढ़ गया है कि रील बनाने के लिए कम उम्र के बच्चे ऐसे जा रहे हैं और ऐसी इतनी घटनाएं ऐसी बार-बार घटनाएँ हो रही सामने हैं, भी आ क्योंकि ये रही हैं। एक अकेली घटना नहीं है। इससे थोड़े समय पहले आपने उत्तर प्रदेश में भी देखी है। वो भी एक नाबालिग लड़का था जिसने गाड़ी ठोक दी, वो फेयरवेल पार्टी से आ रहे थे। उसके अलावा देश के तमाम हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। जी हाँ, नाबालिग चालक, बेकाबू स्कॉर्पियो और एक परिवार की जिंदगी उजड़ गई। पिता की क्या माफी काफी है या कानून देगा कोई सख्त संदेश? आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी, मैं थी प्रेमा प्रियदर्शिनी, मेरे साथ थे सिमरनजीत। कल होगी फिर मुलाकात न्यूज़ मीटर में। देखते रहिए राष्ट्रवाणी।